हेलो हेलो हेलो, उम्मीद करता हूँ सभी को मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी। और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। परसेंटेज की क्वेश्चंस करेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो जाएं आज, ठीक है। सो चलिए शुरुआत करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। ये इंटरव्यू कल ज़रूर देखना, ठीक है। नवनीत शर्मा जो कि जयपुर से हैं, इनको एग्जामिनर की पोस्ट मिली है, एग्जामिनर की पोस्ट मिली है। और इनकी कहानी ऐसी है कि पहले अटेम्प्ट में इनका कुछ नंबरों से नहीं हुआ था, फिर इनके प्रीलिम्स में मार्क्स कम आए तो इन्हें लगा इनका सिलेक्शन नहीं हो सकता। 2017 में तैयारी इन्होंने छोड़ दी, कुछ हादसा हुआ, हादसा के बाद इन्होंने फिर से मेंस की तैयारी करी और फाइनली रैंक इनके आपके सामने है। एंड ही डिड वंडरफुल जॉब। एग्जामिनर की पोस्ट इनको मिली है दूसरे प्रयास में। एंड यस, ही इज़ नॉट बीटेक, ठीक है। सो ये कहानी ज़रूर देखें, आपको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी कि किसी भी मोमेंट पे आपको हार नहीं माननी चाहिए और आपको लगा रहना चाहिए, ठीक है। तो यही पर्पज़ है मेरा इन इंटरव्यूज़ के थ्रू कि आपको मैं कोशिश करूं कि आपको बहुत सारे टॉपर से मिलाऊं, उनके बारे में आप जानें कि वो कैसे इंसान है, आपकी तरह ही आम इंसान है, और आपको भी प्रेरणा मिले कि इस सीट पे आपको बैठना है इंटरव्यू के लिए अगली बार। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू टू नो योर ऑसम स्टोरी। चले शुरुआत करें। तो ये देखो एक सवाल है। अच्छा, इस सवाल को करने के पहले ना एक सवाल रह गया था जो मुझे याद है, इसमें शायद होगा नहीं। इसमें अरविंद पुराने वो पड़े हैं, इमेजेस हैं, पुराने इमेजेस नहीं है। आप ना वो मुझे क्वेश्चन की सीट दे दो, वहां पर रखा होगा शायद मेरे वाले रूम में या कहीं है ना। जस्ट एक मिनट, शायद 21 नंबर सवाल था, कुछ एक सवाल मैंने छोड़ दिया था। एक मिनट, मैं अभी वो एक क्वेश्चन छूटा था उसको भी करेंगे पहले। सो ये देखिए, मैं कह रहा हूँ कि इसको जरूर देखना, ठीक है। और बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ इस इंटरव्यू सीट पे, और नेक्स्ट ईयर मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी आओगे और अपनी कहानी हमें बताओगे। आपके पेरेंट्स, आपके आसपास के लोग, हर कोई आपसे इंस्पायर होगा। यही मेरी इच्छा है कि आप इस तरीके की एक इमेज दिमाग में आप बना के चलो कि आपको कुछ ऐसा करना है, ठीक है। तो हर एक टॉपर का मैं स्वागत करूंगा, कोई भी रैंक आपकी आएगी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप लिस्ट में अगर हो तो आप टॉपर हो, ठीक है। तो आपकी जो कहानी हो मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। सो ये अभी सीरीज हर वीक चलती रहेगी, हर वीक एक टॉपर का इंटरव्यू आता रहेगा और आपको लगातार मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो देखिए नवनीत के कोई दोस्त भी हैं इस क्लास में। सो नवनीत आपको अच्छा लग रहा होगा, राइट। एक बार क्वेश्चन में दिखा देना, ठीक है। जस्ट ए मिनट प्लीज। मैं एक सवाल छूट गया था लास्ट टाइम, मैं नाम उस क्वेश्चन को कि मैंने कहा था डेटा कंफर्म करके मैं कराऊंगा, तो डेटा उसका सही था, थोड़ा सा एक चीज मिसिंग थी। ये अभी खुल नहीं रहा इमेज इसमें। हाँ, धीरे धीरे ही समझाऊंगा, परेशान मत होइए, धीरे धीरे ही समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक है। हाँ हाँ, यही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, तो देखिए सवाल क्या था, मैं आपको सवाल याद दिला देता हूं। एक क्वेश्चन ऐसा था, अगर आपको ध्यान हो, कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर वाला सवाल था। ये था शीट में क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था कि ये वैल्यू आपकी 78 के बराबर है, और ये कह रहा था कि प्राइस अगर आपका 50 पैसे कम हो गया है, मतलब ये प्राइस आपसे कह रहा है कि अगर इसको हम 50 पैसे पर डजन लेस करेंगे, यानी प्रति दर्जन हम 50 पैसे अगर प्राइस को कम करेंगे, तो आपसे कंजम्पशन कह रहा था कि ये बढ़ जाता है 1 डजन, यानी 1 दर्जन आप एक्स्ट्रा खरीद पाएंगे उतने ही मूल्य में। सो आपको ये बताना था कि इसकी जो प्रेजेंट प्राइस है, यानी इसकी रिड्यूस्ड प्राइस है, वो क्या होगी। सो मैंने आपको यही बोला था कि उसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ी थी, तो मुझे लगा पता नहीं डेटा सही नहीं, इसलिए मैंने किया नहीं। देखो इस सवाल को कैसे करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, आपको मैंने यही बताया था कि आपको कोशिश ये करनी होती है कि इस नंबर को आप इस तरीके से ब्रेक करो कि प्राइस में 0.5 का डिफरेंस आए। एक वैल्यू ऐसी हो कि उसको हम 0.5 से जब कम करें तो हमें दिखना चाहिए कि कंजम्पशन में 1 का चेंज आया है। पर हमारा जो कैलकुलेटिव दिमाग है वो पता है किस तरह से चलता है, वो इस तरीके से चलता है कि वो यूजुअली इंटीजर टू इंटीजर कंफर्टेबल रहता है। मैंने क्या बोला कि अगर आपने प्राइस यहां पर लेट से ले लिया इंटीजर, तो 0.5 कम करने पे क्या वो इंटीजर रहेगा? नो, वो नॉन इंटीजर हो जाएगा, वो वैल्यू आपकी नॉन इंटीजर हो जाएगी, डेसिमल में हो जाएगी, तो प्रोडक्ट निकालने में हमें तकलीफ आएगी। तो मैं देखिए आपको एक चीज समझाऊंगा कि अगर ये जो भी इक्वेशन आपको दी है, समथिंग प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जो कि 78 के बराबर लाना है। आप जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस तरह से, तो क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि अब ये वैल्यू ट्वाइस ऑफ पी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ पी होने से प्राइस में जो 0.5 का चेंज है वो एक्चुअल में 1 का चेंज बन जाएगा।
ये मैं चाह रहा था कि ये 1 का चेंज बन जाएगा। तो ध्यान से देखना यहां पर, अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूं तो मुझे अब प्राइस में 2 का चेंज नहीं 0.5 का चेंज नहीं खोजना है, डबल यानी 1 का चेंज खोजना है, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। आपको पता है नंबर्स तुरंत दिख जाएगा। 13 इंटू 12 156 होता है, और यहां पर अगर आप करोगे 12 इंटू 13 तो ये भी आपका 156 होता है। देखो यहां पर क्वांटिटी 1 से बड़ी है और प्राइस आपको लग रहा है 1 से रिड्यूस हुआ है, लेकिन ये 1 से रिड्यूस नहीं हुआ है। अगर ये वैल्यू आप 78 करो तो अब आपको साफ साफ दिख जाएगा कि ये वैल्यू आपकी है 6.5 इंटू 12 और ये वैल्यू है आपकी 6 इंटू 13 और ये वैल्यू किसके बराबर है 78 के। ये 0.5 से कम हुआ, ये 1 डजन से बढ़ गया, तो अगर आपसे प्रेजेंट प्राइस पूछी जा रही है तो वो होगी 6। क्लियर? तो देखिए मेरा जो आइडिया है समझाने का इस पर्टिकुलर केस को, कि जब आप प्रोडक्ट निकालते हो तो वी आर वेरी कंफर्टेबल विद इंटीजर नंबर्स। जो पूर्णांक नंबर्स होते हैं ना, उसमें जो प्रोडक्ट होता है वो हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब ये 50 पैसे दिया हुआ था तो 50 पैसे एक फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर वो फ्रैक्शन वैल्यू है तो उसको इंटीजर बनाने के लिए क्यों ना हम 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें और फिर हम क्या करेंगे 1 का चेंज ढूंढेंगे प्राइस में, जो कि बड़ी आसानी से निकल जाएगा। बाद में 2 से डिवाइड कर लो, अगर आप बाद में 2 से डिवाइड कर लोगे तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल करते हैं, ठीक है? चलिए जी, तो 28 तक के सवाल हो गए थे। अब देखो ये सवाल नंबर 29 है। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक ऑफिस है जिसमें 1/3 जो टोटल इंप्लॉइज हैं वो फीमेल हैं। अब कह रहा है उस फीमेल में जो 1/2 है फीमेल का वो मैरिड है, यानी उनकी शादी हो गई है, और जो 1/3 मैरिड के हैं उनके बच्चे भी हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है 1/3 का 1/2 का 1/3 ऐसे करके निकालोगे ना। फिर आपसे कह रहा है कि अगर 3/4 जो टोटल मेल्स हैं, क्योंकि यहां पर एक कहानी कह रहा है कि 1/3 अगर फीमेल है तो आपका बाकी 2/3 मेल होगा, उसमें से उसका 3/4 कह रहा है कि मैरिड हैं, और उसमें से जो 2/3 है मैरिड का वो उनके कह रहा है कि उनके भी चिल्ड्रन हैं। तो बताना यह है कि हाउ मेनी वर्कर्स हैव नो चिल्ड्रन, कितने वर्कर्स के चिल्ड्रन नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसमें जो पूछा जा रहा है उससे मुझे थोड़ा सा आपत्ति है। हाउ मेनी नहीं पूछ सकते हो आप, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्कर हैव नो चिल्ड्रन, फ्रैक्शन पूछो ना आप। हाउ मेनी कैसे पूछ सकते हो, हम संख्या नहीं बता सकते, हम रेशियो बता सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर ये जो उन्होंने पूछा है ये भाषा सही नहीं है, भाषा आप सही कर लेना। अब मैं बताता हूं क्या कहानी है। देखो 1/3 है, बाकी 2/3 आपके क्या हो गए, मेल हो गए। अब ध्यान से समझना, ये 1/3 है, ये 2/3। अब आप कहोगे इस 1/3 का 1/2 पहले निकाल रहे हैं, तो ये मिल गया कि कितनी फीमेल मैरिड है, और उसका आपको दिया हुआ है 1/3। फिर से इस 1/3 का पहले 1/2 निकालो, फिर उसका 1/3 निकालो। ओवरऑल वैल्यू आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी 1/18। 1/18 यानी ये आपको दिख गया रेशियो। ठीक है, कि टोटल 18 में से 1 के पास जो है उसके चिल्ड्रन हैं। यहां से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम कहेंगे 2/3, इसका 3/4 तो मैरिड है, और फिर इसका 2/3। जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये ऐसे कैंसिल होगा, ये 2 से 2 जाएगा, और आप खुद देखो यहां पर जो वैल्यू आपको मिलने वाली है, ये वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 1/3 मिल रहा है। अगर मैं इसको भी ऐसे लिखूं 18 में करूं तो ये 6 बनेगा, और ये आपका 18 बनेगा या नहीं बनेगा। क्लियर? तो आपको अगर ये निकालना है कि कितने फ्रैक्शन में बच्चे हैं, तो आप कहोगे 1 यहां 6 यहां, टोटल 7 के पास बच्चे हैं आउट ऑफ टोटल 18। तो जो पूछ रहा है कि कितनों के पास बच्चे नहीं है वो कितना हो जाएगा, टोटल इसका 1 था, सो 11/18 होगा या नहीं होगा। क्या ये सही होगा या नहीं होगा? लेकिन देखना इस सवाल में कुछ और चीजें थी जो आपको अंडरस्टैंड करनी थी। एक तो ऑप्शंस बहुत ही बकवास थे। कैसे? आपसे बताओ कि अगर आप ये फ्रैक्शन निकाल रहे हो कि जिनके चिल्ड्रन नहीं है आउट ऑफ टोटल, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा कि नहीं होगा? यस भाई, जितने लोग हैं और जिनके पास बच्चे नहीं हैं, जिनके पास बच्चे नहीं है वो डेफिनेटली डिनोमिनेटर से कम होने चाहिए। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं थे, क्योंकि यहां सॉरी ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं थे, क्योंकि इसमें जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा था, ये संभव नहीं था। इन दोनों ऑप्शंस में आप आसानी से पता लगा सकते थे केवल ये वैल्यू देख के कि 1/18 जो आपका है यही आंसर होगा, क्योंकि यहां पर नीचे आपका 18 आ चुका है पहले ही। तो 18 अगर कैंसिल आउट भी होगा तो आपको या तो 9 देगा या तो आपको 6 देगा, कुछ इस तरह से वैल्यूज आपको मिलेंगी, 15 नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर और नॉट? इसलिए आप 1/18 सीधा लगा सकते थे बिना किसी प्रॉब्लम के। समझ रहे हो कि नहीं? दूसरा तरीका देखिए इस क्वेश्चन को करने का, ऐसा भी हो सकता था, कई सवाल ऐसे होते हैं जहां आपको फंसते हो। देखो ध्यान से,
यहां नंबर देखा करो डिनोमिनेटर में 3, 2 और 3, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा इनका एलसीएम क्या है 6 है। यहां पर आप नंबर देखना आपको क्या मिल रहा है 3, 4, 3 और 4 का एलसीएम कितना है 12। क्लियर और नॉट। सो अगर हम स्टार्ट करेंगे मेंस की 12 वैल्यू लेके और फीमेल की 6 वैल्यू लेके तो सारा कैंसिलेशन आसानी से हो जाएगा। सो आप यहीं से टोटल वैल्यू आप 18 लेके स्टार्ट कर सकते हो। टोटल वैल्यू अगर 18 लेके स्टार्ट करोगे तो आपकी कैलकुलेशन इंटीजर में चलेगी और आसान रहेगी। बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ज्यादा समय नहीं लगाना इस सवाल में, पर मेरी कोशिश थी कि मैं आपको सही से बता सकूं। ये सवाल देखना, इस सवाल में कह रहा है कि एक परिवार है, उसमें आपका दिया हुआ है चावल, मछली, तेल पर जो खर्चा है उसका अनुपात दिया हुआ है 12, 17, 3 और कह रहा है जो इनकी प्राइसिंग है, मूल्य है, वो भी आपको दिया है कि एक 20% बढ़ रहा है, एक 30% बढ़ रहा है और एक 50% बढ़ रहा है। तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले तो इन्होंने बताया है कि जो एक्सपेंसेस हैं 3 कैटेगरी में वो कितने कितने रेशियो में है 12, 17, 3 में, अलग अलग क्या क्या इंक्रीज हो रहा है उसके बारे में भी इन्होंने बता दिया है। हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि कंबाइंड कितना परसेंटेज एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। आपको पता है इसमें ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये ज्यादा समझ में तब आएगा जब मैं एवरेज पढ़ाऊंगा आपको। देखिए अगर एक में इंक्रीज 20% का हो रहा है, एक में इंक्रीज आपका 30% का हो रहा है, एक में इंक्रीज अगर आपका 50% का हो रहा है, तो लोवेस्ट इंक्रीज 20 का है, हाईएस्ट इंक्रीज 50 का है। जो आपका वैल्यू आएगा ये किसी भी रेशियो में हो फर्क नहीं पड़ता है, यहां 12, 17, 3 है, किसी भी रेशियो में हो फर्क नहीं पड़ता है, जो आपकी वैल्यू आएगी वो 20 से 50 के बीच में ही आएगी। कुछ भी हो सकती है, आई डोंट नो, बट आंसर विल बी बिटवीन 20 एंड 50। तो ये आंसर ए और बी संभव ही नहीं है, एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट कि अगर 3 तरह के इंक्रीज हो रहे हैं तो जो नेट इंक्रीज होगा वो लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच में होगा, जो कि ए और बी सेटिस्फाई नहीं करें, दे कैन नॉट बी करेक्ट। अब नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज होने की वजह से मैं फंसा हुआ हूं। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो भी मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के आंसर आपको पहले ही बता देता। देखो ध्यान से, अगर ये 1:1:1 होता, ध्यान रखना, अगर ये तीनों एवरेज जो वैल्यूज हैं 1:1:1 में होते तब तो इनको हम सीधा डिवाइड कर लेते, सम करके डिवाइड कर लेते, पर ऐसा नहीं, रेशियो नहीं है ये रेशियो डिफरेंट है। तो जब आप एवरेज अंडरस्टैंड करोगे तो आपको और क्लियर आइडिया लगेगा। अभी मैं उस जोन में नहीं जा रहा हूं, मैं इतना बता रहा हूं कि ए और बी तो नहीं होंगे। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कैसे करोगे, देखो ध्यान से। आप कहोगे ये 12 है, ये 17 है, ये 3 है, और आपने कहा यहां 20 बढ़ गया 20%, यहां बढ़ गया 30% और यहां बढ़ गया आपका 50%, ठीक है। अब एक काम करो, वेटेड एवरेज लगा दो, तो आप कहोगे ये W1 हो गया, ये आपका W2 हो गया, ये W3 हो गया, ये तीनों के वेट रेशियो हो गए। तो यहां पर वैल्यू ऐसे आती है W1 + W2 + W3 आती है। ऊपर आपका ये वैल्यू करेस्पॉन्ड करेगा A1 को, तो आप कह सकते हो A1W1 + A2W2 + A3W3 ऐसे करके बनेगा आपका एवरेज निकलने के लिए। मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 12 × 2 कितना होगा आपका 240 बनेगा। परसेंटेज का सिंबल नहीं लगा रहा हूं, पता ही है कि होगा। ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 17 × 30 510 बनाएगा आपका, और 3 × 50 आपका 150 बनाएगा, डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 32, यहां पर आपका कैलकुलेट होके दे देगी। अब आप इसको सम कर लो, तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 750 और 150 आपका हो गया 900/32। सो 900/32 हो गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, 4 से डिवाइड कर लो, तो ये हो गया आपका 225/8। मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो वैल्यू देखो कितनी आ रही है, पहले तो ट्वाइस जाएगा, फिर 8 टाइम्स जाएगा, देखो 160, फिर कितना बचा 65। सो 8 टाइम्स गया 1/8, परसेंटेज जो नहीं लगाया था वो लगा दो, तो आंसर कितना आ गया C। तो आपको वेटेड एवरेज से जाके थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा, बट ये आसानी से आप कर सकते हो, कुछ भी चैलेंज नहीं है इसमें। रेशियो दिया हुआ है, जो परसेंटेज चेंज है वो यूज करा, आंसर लगाया। अगर नन ऑफ दीज नहीं दिया होता, मान लिया वो वैल्यू भी कुछ ऐसी दी होती, लेट्स से मे बी दिया होता 50% से ज्यादा, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते थे। क्लियर और नॉट? ओके ओके, आगे बढ़ रहा हूं मैं। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राम जो है 80% अपनी इनकम स्पेंड कर देता है, यानी उसका एक्सपेंडिचर है, और अगर उसकी इनकम कह रहा है 25% बढ़ जाए और एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाए, तो बताना है कि उसके सेविंग में कितना प्रतिशत इंक्रीज होगा। तो वही तरीका आप लगा लो, ठीक है, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। आपको पता है ये रिलेशनशिप होता है, ये आय होती है, ये व्यय होता है, और ये बचत होती है। तो आपने कहा कि उसकी जो 80% है, अगर 100 रुपए उसका इनकम है, तो ये 80 एक्सपेंड हो जाता है और 20 रुपए बचता है उसके पास।
अब क्या कह रहा है आपसे कि उसकी इनकम को आपको 25% बढ़ाना है। तो ये अगर 25 में चेंज हुआ और ये इक्वेशन तब भी होल्ड करेगी, तो इन दोनों का चेंज भी +25 होना चाहिए। कह रहा है एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ रहा है, तो यहां 8 का चेंज आ रहा है, तो फिर यहां 17 का चेंज आना चाहिए, तभी ये 25 के बराबर होगा। 20 के बेस पे 17 का इंक्रीज इज इक्विवेलेंट टू 100 के बेस पे 85 का इंक्रीज, यानी ये आंसर कितना हो गया 85%। 17/20 कितना होगा भैया, 17/20 निकाल लो, ये इक्विवेलेंट टू है 85/100। 85/100 क्या होता है 85%, यानी आंसर क्या हो गया डी। आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो। देखो इस सवाल में कह रहा है कि संजय ने डोनेट कर दिया अपनी 20% का इनकम एक स्कूल को और डिपॉजिट किया 20% ऑफ द रिमाइंडर। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो पहला 20% जो गया वो टोटल इनकम से गया, 80% बाकी बचा। अब हमें ये देखना है कि बाकी जो गया उसका बेस क्या है, 80% है, रिमाइंडर में से गया है या टोटल में से गया है। ये ध्यान देना, आप दो चीजें आपको समझनी है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि लेट से एक 100 में से 20% कम हो गया, फिर से इसी 100 में से 20% कम हो गया, तब तो मेरे पास बचा 60% अभी। लेकिन कई बार कहानी सक्सेसिव डिक्रीज की होती है, 100 में 20% कम हुआ, 80 बचा, और फिर 80 में 20% कम हुआ, तो भैया 16 और कम हो गया, ये वैल्यू 64 बची। डिपेंड करता है कि यहाँ क्या सिनेरियो है। जैसे यहां जो सिनेरियो है वो यह है 20% ऑफ द रिमाइंडर, तो यानी ये कहानी है। अब 64% बाकी बचेगा, जो वैल्यू आपकी 12,800 के बराबर है। आपको यहां से दिख रहा होगा कि 100% आपका किसके बराबर है, 20,000 के बराबर है। तो इसमें आंसर क्या हो गया बी। इसमें और समय लगाने की आवश्यकता है नहीं भैया, बढ़िया। आगे अगला सवाल देखो। देखो इस प्रश्न में आपसे कह रहा है कि एक आदमी है, उसने 40% अपनी इनकम स्पेंड किया फूड में और 20% हाउस रेंट पे। देखो यहां रुकना ध्यान से, यहां कह रहा है 40% इनकम फूड में गया और 20% कहां गया, हाउस रेंट में। 20% किसका, रिमाइंडर का? नहीं, रिमाइंडर नहीं लिखा है, तो 20% टोटल का। यानी आप कहोगे देखो 40 यहां चला गया, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, इनकम में फूड पे कितना गया, 20% ऑफ टोटल, ये ध्यान रखना। और हाउस रेंट में जो गया है, चूंकि लिखा नहीं है रिमाइंडर का, तो ये भी है 20% ऑफ टोटल, यानी 40% जा चुका है टोटल का यहां पर। अब कह रहा है कि 70% रिमेनिंग का वो चिल्ड्रन की एजुकेशन में चला गया। रिमेनिंग कितना बचा आपका, 60% ऑफ टोटल बचा रिमेनिंग। इसका 70% किस में चला गया, चिल्ड्रन की एजुकेशन में। तो बताना है कि कितना बाकी है। तो इसका अगर 70% चला गया है तो इसका 30% बचेगा। 30% किसी भी नंबर का क्या होता है, 0.3 टाइम्स। सो 0.3 को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे सर, तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 18%, जिसका आंसर क्या हो गया डी। ध्यान रखना होता है कि बेस क्या है, क्लियर। बेस में अगर क्लैरिटी होगी तो आप आसानी से निकाल लोगे। अच्छा 100 - 40, ये 60% बचा ना, वही तो लिखा है मैंने। देखो क्या बोला है इसने कि 40 था ये, सॉरी डेटा करेक्ट कर लो, डेटा में टेंशन मत लो। ये 60 हो जाएगा तो ये 40 बचेगा, 40 × 3 आपका 12 हो जाएगा, यस। तो ये आपका आंसर हो गया ए, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये सवाल देखो। देखो इस सवाल में कह रहा है आपसे कि जो मंथली सैलरी है, मतलब मासिक वेतन, वो एक आदमी की 13,500 है और उसका एक्सपेंडिचर कितना है, 9,000 है। तो अगले साल कह रहा है उसकी सैलरी बढ़ गई है 14% से और एक्सपेंडिचर बढ़ गया 7% से। तो बताना है कि उसकी जो सेविंग है वो कितने % से इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो इस सवाल में सबसे खास बात क्या होती है, जब भी डेटा दिया होता है एब्सोल्यूट डेटा, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है, मैं आपको अभी बताऊंगा, ये ध्यान से देख लो। इनकम आपको यहां दी हुई है, एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है यहां पर 9,000, सेविंग दिया नहीं हुआ है। लेकिन देखो जब भी आपको इस तरह से डेटा दिया हो ना, तो इनको रेशियो में कन्वर्ट किया करो। 9,000 एक 13,500 का रेशियो निकालो तो ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। ये ध्यान से देखना, ये वैल्यू अगर मैं 4,500 से डिवाइड करूं रेशियो निकालने के लिए, तो 3:2 बन रहा है। यानी आप कहोगे 3 = 2 + 1 की कहानी है। अब क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज है तो मैं इसको कहूंगा 300, 200, 100। अब देखना ध्यान से, वो कह क्या रहा है कि इसकी सैलरी 14% से बढ़ी, तो 14 × 42 का इंक्रीज यहां पर आया। अगर आप एब्सोल्यूट डेटा लेके चलोगे तो अननेसेसरी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, इसलिए डेटा को कन्वर्ट कर लो। तो ये +42 हो गया। और अगले साल कह रहा है उसकी सैलरी 14% से बढ़ा दी हमने, एक्सपेंडिचर को 7% से बढ़ाया, तो ये वैल्यू कितना हो गया आपका 14। आपको क्या बताना है कि सेविंग कितना इंक्रीज हुआ। अगर ये 100 है तो ये वैल्यू 28 होनी चाहिए ना, तभी तो 28 और 14 42 बनेगा। सो 28 आउट ऑफ 100 इज नथिंग बट 28%, इसलिए आंसर क्या हो गया डी। इस सवाल में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि डेटा को डिवाइड करके सिंप्लीफाई करना था, वरना आपका क्वेश्चन अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स हो जाएगा।
चलो ये सवाल देखो। देखो सवाल में कह रहा है कि एक आदमी था, उसके पास कुछ अमाउंट था और उसने क्या किया, 20% उसका खर्चा कर दिया एक आर्टिकल को खरीदने में, और रिमेनिंग का 5% उसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया। ये इंपॉर्टेंट है, रिमेनिंग का यानी बाकी 80% जो है उसका 5%। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखना। जो आपका एक आर्टिकल को बाई करने में खर्चा हुआ है, ये 20% ऑफ टोटल हुआ है कि नहीं, यस। और फिर जो ट्रांसपोर्ट पे खर्चा हुआ है वो कह रहा है कि रिमेनिंग का 5%, रिमेनिंग कितना बचा भैया, 80%, उसका 5% होगा 4% ऑफ टोटल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 5% ऑफ रिमेनिंग इज 4% ऑफ टोटल। अब कह रहा है कि उसने 120 रुपए गिफ्ट भी कर दिया है, तो ये वैल्यू कितना हो गया, ध्यान से देखो कितना हो गया, 24% हो गया। तो 24% अगर हो गया, टोटल अगर आपके पास 100% है तो 24%, टोटल 100 है और 24 इसमें से निकल गया, तो आपके पास कितना बचा, 76% बचा। और कह रहा है इसमें से 120 रुपए और इसने गिफ्ट कर दिया, तो अब इसके पास 1400 रुपए बचे। तो क्या आपको 76% दिख रहा है कि 1520 के बराबर है? तो क्या आपको दिख रहा है कि 1% आपका 20 के बराबर है? तो क्या आपको दिख रहा है कि 100% निकालना है क्या? नहीं। कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा हुआ, 4%। तो 4% अगर निकालना है तो इसका 4 गुना होगा, 20 का 4 गुना कितना होगा, 80। यानी आंसर कितना हो गया आपका, डी। क्लियर, सही है, इजी है, आसान सवाल है, जानबूझ के कि आपकी थोड़ी बेसिक्स क्लियर हो, छोटी छोटी चीजें आप सीख पाओ कम से कम। ये सवाल देखो, इसमें कह रहा है करण ने 10% टैक्स पे किया और 20% जो बाकी है उसका एजुकेशन पे खर्चा किया, 25% जो बाकी है उसका उसने फूड पे खर्चा किया। तो बताना है कि आफ्टर ऑल दिस एक्सपेंडिचर शी इज लेफ्ट विद 2700 रुपए, तो उसका इनकम बताओ। देखो जब रिमेनिंग होता रहता है तो आपको पता है सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज होता है, और सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज में मैं आपको बहुत अच्छे से चीज पढ़ा चुका हूं, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता नहीं है। तो भैया मैं तो यहां लिखूंगा 20%, फिर मैं लिखूंगा 25%, और 10 को तो हम सबसे बाद में ही लिखते हैं। अब आप कहोगे यहां अगर 100 होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 80 का 25% कम करोगे तो 1/4 कम करोगे, 80 का 1/4 20 होता है, 20 कम होगा तो यहां 60 मिलेगा, 60 में 10 कम होगा तो यहां कितना मिलेगा, 54। यानी जो बाकी बचा वो 54% बाकी बचा है, और ये वैल्यू दी है 2700 के बराबर। आप खुद देखो यहां पर किससे लेना देना होगा, यहां अगर 1% आप कैलकुलेट करोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये वैल्यू होगी 50 के बराबर। तो अगर मैं 100% निकालता हूं तो ये वैल्यू हो गई आपकी 5000 के बराबर। ये हाफ लिखा हुआ है ना, देखो 27, 54 का हाफ, इसलिए लेना देना कुछ 5 के आगे 000 से होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, डी। तो देखो ध्यान से, वो जो छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है वो आपको यहां हेल्प करेगा। ये आप नॉर्मली भी कर सकते हो, बट अगर आपको आइडिया इसमें तो जैसे 10% पहले दिया हुआ है ना, इसको बाद में ले जाने का फायदा है कि नहीं है? क्योंकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 25%, 20 को पहले लिखो, फिर 25, फिर 10। ये कब कर पाओगे, जब हमारा रिमेनिंग होता रहेगा, यानी क्लियर कट सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज का केस ये बन रहा है। तो यहां पर हम ऑर्डर पे ध्यान नहीं देंगे और सीधे हम वैल्यू निकाल लेंगे। ये सवाल देखो, कह रहा है संतोष ने 24% अपनी मासिक जो वेतन है उसका फूड में डाल दिया, 50% चिल्ड्रन के एजुकेशन में डाल दिया, 25% ऑफ द रिमेनिंग उसने स्पेंड कर दिया एंटरटेनमेंट में, एंड 20% ऑन ट्रैवलिंग। ओके, तो बताना है कि अगर इसके पास इतना पैसा बाकी है, तो बताना है उसकी इनकम क्या है। ओके, ध्यान से देखो यहां पर क्या सवाल है। पहले तो आपको देखना है कि देखो ये जो 24% है मंथली इनकम का, वो कहां गया है, फूड पे गया है। 15% कहां गया है, 15% जो गया है वो कहां गया है, चिल्ड्रन एजुकेशन पे गया है। आपसे मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि ये जो दोनों वैल्यूज गई हैं इनका बेस क्या है? इनका बेस है टोटल, क्योंकि यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्या कुछ लिखा हुआ है क्या आपके पास? नहीं। तो ये टोटल बेस लेके चलोगे तो आप कहोगे 39% कहां निकल गया, 39% आपका अभी तक खत्म हो गया फूड प्लस एजुकेशन में ऑफ टोटल। कितना बाकी बचा है आपके पास, 61% ऑफ टोटल आपके पास बाकी बचा हुआ है। अब देखो कह रहा है कि 25% ऑफ द रिमेनिंग, बाकी जो बचा हुआ है उसका जो 25% है वो एंटरटेनमेंट में गया है, और 20% कहां गया है, ट्रेवलिंग में। तो देखो रिमेनिंग का एक तो 25% है और एक 20%, उनको मिलाओगे तो कितना बनेगा, 45%। तो जो भी रिमेनिंग आपके पास है इसका 45% आपको निकालना है, ये ध्यान रखना। 45% निकालना है या 55% निकालना है? 45% इसका और खर्चा हुआ है। रिमेनिंग का एक 25% गया एंटरटेनमेंट पे और 20% गया ट्रेवलिंग में, यानी 45% रिमेनिंग का चला गया। तो बचा कितना,
इसका 55%, मेरे पास जो बाकी बचा है वो बचा है इतना ऑफ टोटल, और ये वैल्यू किसके बराबर दी है आपको 10736 ये दिया हुआ है। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, अब मुझे कैलकुलेट करना है कि टोटल की वैल्यू क्या है, यही पूछा है मंथली इनकम क्या है। अब आप कहोगे देखो ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे करोगे देखो ध्यान से, ये वैल्यू आप ध्यान से देखो तो ये 55/100 कहलाएगी आपकी। अगर मैं इसको कहूं तो आपको पता है कि ये वैल्यू 1/20 होती है 5%, इसेंशियली ये वैल्यू आपकी 11/20 के बराबर है। सो 11/20 इंटू 61% इसके बराबर है। अब ये वैल्यू 11 से डिवाइड होगी या नहीं जरा देखो ध्यान से। अल्टरनेट प्लेस का सम कितना है 7, 6, 13 और एक 14, 14 माइनस 3, 3 प्लस 0 11 हो रहा है, डिवाइड होगा तो डिवाइड कर दो। 11 से अगर डिवाइड करोगे तो 11 9 आया, 8 आया, 7 आया, 6, 976 मिल गया। अब देखो 976 मिलने के बाद अब आपको क्या करना है, आप इसको 61 से डिवाइड करोगे। अगर आप इसको 61 से डिवाइड करोगे तो आप कहोगे 61 टाइम्स 1 जाऊंगा 36 बचेगा, 366 हो जाएगा, 6 टाइम्स और चला गया। तो आपको यहां से दिख जाएगा कि जो आपका 100% है दैट वैल्यू इज 32,000, 32K, यानी ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, सी ऑप्शन। सभी को क्लियर है? इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी अगर आप ऐसे करते हो तो, है ना। देखो इसको करने का एक तरीका और भी है, दिस इज नॉट द ओनली वे, मैं तो ऐसे दिखा रहा था कि ऐसे करना है। एक तरीका देखो ये है अब इसको करने का, आप इसी स्टेज में इसको ध्यान से कैलकुलेट कर लो। आप कहोगे अगर मुझे 55% किसी भी नंबर का निकालना है, ये नंबर है 61 लेट से, इसका मुझे 55% निकालना है, ध्यान से समझना। तो आप कहोगे 50% पहले निकालूंगा मैं, 61 का 50% कितना होगा, आप कहोगे 30.5 होगा। फिर मैं कहूंगा 5% कितना होगा, आप कहोगे 3.05 होगा। मैं कहूंगा दोनों को जोड़ दो तो आप कहोगे 33.55% बनेगा। अब आप मुझे बताओ कि अगर मेरे पास एक वैल्यू है 33.55% जो कि वैल्यू 10,700 कितना है 36 के बराबर है। अब आप खुद देखो यहां पर कि अगर मुझे 100% बनाना है, लगभग इसको मैं अगर 3 गुना करता हूं, अगर मैं 3 गुना करता हूं तो मैं ये वैल्यू लेके 100 के थोड़ा सा ऊपर निकल जाऊंगा, और ये वैल्यू मेरी कितनी निकल जाएगी, लगभग 32,000 से थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगी, है ना, लगभग 32,000 के आसपास, लेकिन उससे ज्यादा हो जाएगी क्योंकि 7 3 21 होता है ना, 32,000 प्लस बनेगा, और ये 100 से बहुत थोड़ा सा ऊपर होगा। अगर मुझे 100% निकालना है तो आपको दिख रहा होगा ना कि आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा। क्लियर? सो आप ये कर सकते थे कि आप अप्रोक्सीमेट परसेंटेज, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये 33.33% होता लेट से, और ये वैल्यू 10,700 होगी, तब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको ये 100% देता, और ये वैल्यू अभी भी आपको कितना देता, वही 32,000 समथिंग देता। ये थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है तो क्या होगा, मुझे थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, तो 32,000 प्लस से थोड़ा सा पीछे 32,000 ही होगा, ना कि 30,000 होगा। ठीक है, आप वो भी करके देख सकते हो कि इसका जो कंफ्यूजन ना हो आपको कि ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, अब इन दोनों ऑप्शंस पे पकड़ना है। तो आप अगर थोड़ा सा समझ पाओगे कि 32,000 प्लस से थोड़ा सा पीछे आना है तो आप सी ऑप्शन लगा पाओगे, वरना आपको ये पूरा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। जो अच्छा लगे वो कर लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैंने दोनों चीज दिखा दी आपको। ये सवाल देखो, ये कह रहा है कि ये कंपलसरी है कि आपको 40% मार्क मिलने चाहिए अगर आप पास होना चाहते हैं तो। ठीक है, और कह रहा है ए को 10% कम मार्क्स मिलते हैं पास मार्क से, बी को 11.1/9% कम मार्क्स मिलते हैं ए से, और सी को 41.3/70% लेस मार्क मिलते हैं टोटल मार्क्स से ए और बी के। तो बताना है कि सी को कितना मिला। अब देखो ये तो करना पड़ेगा भाई, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा। तो आप ऐसे कर लो, ये बना लो, और देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये लेट से मेरा पासिंग मार्क है यहां 40%, ये जो बैरियर है माइलस्टोन है ये पासिंग मार्क का है, पास मार्क का है। अब कह रहा है ए को क्या है 10% कम मिल रहा है, तो ए कहीं यहां होगा, ए यहां होगा, और 10% इसमें से कम करो जरा तो ये 36% हो जाएगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10% लेस कंपेयर टू पास मार्क, यानी पास मार्क के बेस पे 10% कम करना है। पास मार्क कितना भी है 40% है, उसके बेस पे अगर 10% कम करोगे ना तो 40 का 10% कितना होता है 4, इसमें से 4 माइनस हुआ है तब 36% आया है। अब कह रहा है बी जो है ए से कितना कम है 11.1/9%, ए के बेस पे मुझे 11.1/9% कम करना है। 11.1/9% का मतलब आपको पता है क्या होता है, फ्रैक्शन में -1/9 होता है। 36 का 1/9 कितना होगा 4, यानी 4 और कम करो, 4 और कम करोगे तो ये कितना हो जाएगा भैया 32% हो गया, 32% हो गया। अब क्या कह रहा है आपसे कि जो सी है, सी को इतना कम मिला है 41.3/17%, देखो 41.3/17% कम मिला है किससे,
किससे कम मिला है? ए और बी को मिलाने से। ए और बी को अगर मिलाओगे तो भैया कितना आएगा जरा बताओ? 36 और 32 कितना आया आपका? 68% आया। जरा इसको कैलकुलेट करो, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो और देखो कि क्या है ये। 17 इंटू 41, देखो 17 इंटू 41 अगर आप निकालोगे तो 680 प्लस 17, 697 प्लस 3 जोड़ोगे ना मिक्स फ्रैक्शन, तो ये बन जाएगा 700/17%। और इसको अगर आप फ्रैक्शन में करोगे कन्वर्ट तो 100 से डिवाइड कर दोगे, इसेंशियली ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 7/17। ये वैल्यू आ जाएगी 7/17 फ्रैक्शन में। देखो ये स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं है, बट हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बन रहा है 700/17, तो इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या हुआ? 7/17 इंटू 68%। आप खुद देखो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू आ गई 28%, क्योंकि 17 चौका 68, 7 चौके 28। इसमें से 28% क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। किसमें से? देखो भैया, इसमें से 28% माइनस करना है आपको ए और बी के टोटल से। तो ये माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा जरा बताओ? यही मिल जाएगा कि नहीं? तो सी कहां पर है? सी की वैल्यू आपकी आ रही है 40%, यानी आंसर कितना हो गया आपका? 40%। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है सभी को? इट्स वेरी सिंपल। लेकिन आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। फ्रैक्शन का एक अच्छा इस्तेमाल है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एंड यू विल गेट द आंसर। 55% नहीं आएगा सर, 68 में 28 माइनस कर रहे हो तो कितना आ जाएगा? 40% वापस आ जाएगा। दैट्स व्हाट आई नीड, है ना? ये देखो सवाल, ये कह रहा है कि दो कैंडिडेट हैं एक इलेक्शन में, और कह रहा है 8% जो टोटल वोट का लोग हैं वो उन्होंने वोट ही नहीं दिया है, और जिसको 48% वोट मिले हैं वो 1100 वोटों से जीत गया है। तो बताना है टोटल वोट्स कितने हैं। जरा ध्यान से देखो, 92% लोगों ने वोट दिया, क्योंकि 8% लोगों ने नहीं दिया। इसमें से जीतने वाले को कितना मिला है? 48% मिला है, राइट। आपसे पूछ रहा हूं हारने वाले को कितना मिलेगा? 44% मिलेगा। दोनों का अंतर कितना है? 4% है, और ये 4% किसके बराबर है? 1100 के बराबर है। तो आपका जो आंसर है वो साफ साफ आपको दिख रहा है। 25 गुना करोगे तो 25 इंटू 4% यहां आएगा, 25 इंटू 1100 यहां आएगा, और 25 इंटू 11 आपको पता है कितना होता है? 275 होता है। 27,500 आपका आंसर हो गया, वो क्या आंसर है? सी। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ऐसे भी कर सकते थे कि 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1100/4। 1100/4 कितना होता है? 1100 का आधा होता है 550, 550 का आधा होता है 275। तो 1% अगर 275 है तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ू। ये सवाल देखो, देखो इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि दो कैंडिडेट हैं एक इलेक्शन में, और कह रहा है कि 10% जो वोटर है उन्होंने वोट नहीं दिया, और 60 वोट इनवैलिड थे। ये ध्यान रखना। पहली कहानी है 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो यानी 90% लोगों ने वोट दिया, उसमें से कह रहा है 60 वोट इनवैलिड हैं। तो इतने वोट्स कितने हैं आपके? ये इतने वोट्स आपके वैलिड वोट्स हैं, ये आपके वैलिड वोट्स हैं। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इसमें से जो विनर है, विनर को कितना वोट मिला है? ध्यान से देखो, कह रहा है 47% वोट विनर को मिला है। बाकी वोट किसको मिला होगा? लूजर को मिला होगा। तो 47 में 43 जोड़ने पे 90 आता है, लेकिन टोटल क्या है? ये इतनी वैल्यू है 90 माइनस 60। तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा, तब जाके टोटल बनेगा 90% माइनस 360। तो ये किसको मिला? ये मिला लूजर को। अब देखो कह रहा है कि जो जीतने वाले को 308 वोट ज्यादा मिले हैं राइवल से, तो इन दोनों का अंतर जरा निकालना ध्यान से। इन दोनों का अगर आप अंतर निकालते हो तो देखो यहां पर क्या आ रहा है? 4% प्लस 60, ये वैल्यू आपकी 308 के बराबर आ जाएगी, यानी 4% आपका कितना आ गया? 224 के बराबर आ गया। आपको निकालना क्या था? टोटल नंबर ऑफ वोट, यानी 100% निकालना है। तो 1/4, 4% क्या होता है आपको पता है? 1/25 होता है, या फिर आप 1% निकाल लो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये 62 बनेगा। अगर ये 62 बनेगा तो आंसर 100% क्या हो जाएगा आपका? 6200 हो जाएगा, राइट। नथिंग डिफिकल्ट। आपको बस ये अंडरस्टैंड, देखिए केवल इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये फ्लो क्लियर होना चाहिए बस। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तो 90% ने वोट दिया, 60 वोट इनवैलिड हो गए, तो 90% माइनस 60 आपके वैलिड वोट्स हो गए। उसमें से 47% ऑफ टोटल, ये जो परसेंटेज है इसका बेस क्या है? टोटल वोट्स। किसको मिला है? जीतने वाले को। तो जो बाकी है इसमें से माइनस करके मिल जाएगा, इसको मिला है, गैप निकाला तो ये मिला, ऐसे करके वैल्यू आ गई। ओके, आंसर इज गोइंग टू बी 6200। अगला सवाल देखो। अच्छा, अगला सवाल भी लगाना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाओ, आप कहीं जाओ मत। इसमें है पेन ड्राइव में, आप लगा दिए सवाल, बस यहीं खड़े रहो आप, है ना। अभी क्वेश्चन थोड़ा लगाने पड़ेंगे सर। 248 आएगा, मैंने क्या लिख दिया? 224 लिख दिया था, ठीक है कोई नहीं, 224 लिख दिया, बस दिमाग में 248 ही है, कर लो सही। 62 तभी आया
है ना। कोई नहीं, उसको करेक्ट कर लो। मैंने ऐसा कई बार मेरे साथ होता है ना कि मैं नंबर बोलता कुछ हूँ, लिखता कुछ हूँ, हो जाता है। भावनाएं समझो, ठीक है। दिमाग में 248 ही था, मैंने उसको 224 लिख दिया। ऑलराइट, तो देखिए अभी जो भी क्वेश्चन करें दे आर वेरी बेसिक, बिकॉज ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलती रहे, है ना। छोटे छोटे सवालों से ही आपकी अप्रोच बिल्ट होती है ना। जो आपकी अप्रोच है वो छोटे छोटे सवालों से ही बिल्ट होती है। तो उम्मीद ये है कि आप डरेंगे नहीं और आप क्वेश्चंस करते रहेंगे। मैं अभी देखता हूँ क्वेश्चन को वापस कि जहाँ गलत लिखा था वो मैं सही कर दूंगा, है ना। क्लियर? पीडीएफ क्वेश्चन का मिलता है क्लास के बाद, है ना। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो क्लास के बाद प्लीज़ वीडियो को देख लिया करें एक बार और, क्योंकि मेरी क्लास तो मुझे लगता है काफ़ी स्लो होती है ना। तो इतना प्रॉब्लम नहीं है आपको, बस थोड़ा सा लगा रहना है, लगे रहोगे तो समझ में आएगा सब कुछ अच्छे से। ओके, है ना। डेली देखिए मैं कोशिश तो करता हूँ, 3 दिन आपको बोला था, 3 दिन तो रहता ही हूँ ना। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो, कोई नहीं, एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आएगा मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहूँगा, परेशान मत। ओके, सो अभी हमने कौन सा सवाल किया था? क्वेश्चन नंबर 40, हाँ यही कर रहे थे ना। यहाँ मैंने गलत लिख दिया था, सॉरी, ये 248 था, है ना। और ये वैल्यू आपकी 62 थी, ठीक है। तो ये इसको ध्यान रखना, है ना, ठीक है। देखिए इन क्वेश्चंस में ऑप्शन एलिमिनेशन का कोई खास फायदा नहीं होगा, आप ध्यान से समझो। पहली बात तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे, आप एक ऑप्शन एज्यूम करोगे। लेट्स से आपने 6000 से स्टार्ट किया, उतना ही टाइम लग जाएगा इस सवाल में, उतना ही टाइम लग जाएगा आपको, राइट। कम नहीं लगेगा, क्योंकि आप हर चीज वेरीफाई करोगे। तो बेहतर है, इसमें क्या ही करना है यार, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल सी 2 चीजें लिखी हैं। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन का कोई खास रोल नहीं है, सो उसके बारे में ना ही सोचो तो बेहतर है। ये सवाल देखो, कह रहा है एक गांव में 70% रजिस्टर्ड वोटर्स ने वोट डाला, और कह रहा है केवल 2 ही कैंडिडेट थे, ए और बी ने। और कह रहा है ए इलेक्शन को जीत गया 400 वोट से, और कह रहा है अगर ए को 12.5% वोट कम मिले होते तो रिजल्ट क्या हो जाता है, टाई हो जाता। तो बताना है हाउ मेनी रजिस्टर्ड वोटर आर देयर इन द विलेज, कितने रजिस्टर्ड वोटर जो है विलेज में थे। आपसे पूछ रहा हूं कि 70% लोगों ने अगर वोट दिया, मैं पता है किस चीज में इंटरेस्टेड हूं, ध्यान से देखना। मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूं कि जब टाई होगा तो टाई वाले केस में क्या होगा भैया, दोनों को 35% वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आप कहोगे यस, ये टाई वाला सिनेरियो है। लेकिन हमें ये मालूम है, बहुत क्लियरली मालूम है कि पहले टाई नहीं हुआ था। टाई होने में जीतने वाले का वोट 12.5% कम हुआ है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि ये वैल्यू 35 है, पहले ये वैल्यू लेट से x रही होगी, इसको मैं 12.5% से कम करके यहां लेके आया हूं, तो क्या मैंने -1/8 कम किया है? आप कहोगे यस, -1/8 कम किया है। सो क्या मैं यहां से यहां जाऊंगा तो मुझे +1/7 बढ़ाना पड़ेगा ए बी रूल से, यस। तो क्या ये वैल्यू आपकी 40 होगी? आप कहोगे यस। तो क्या ये वैल्यू शुरू में 30% थी? आप कहोगे यस, राइट। अब आप मुझे बताओ, या फिर इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये 40 थी पहले, तो इसको आपने 5% से कम किया है। आपसे एक बताओ मुझे बात कि शुरुआत में ये 30 था, ये 40 था, 10% का गैप था, यही वैल्यू क्या 400 के बराबर थी? यस। सो अगर आपका 10% 400 के बराबर है तो पूछ रहा है कितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं गांव में, कितने हैं? 4000 है या नहीं है? इज इट 4000 और नॉट? यस, राइट। अब देखो यहां पर मैंने ए बी रूल लगाया, कई लोगों को यहां पर उनका दिमाग घूम गया होगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो मैं इसको फिर से एक बार समझा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। परसेंटेज के बेसिक स्ट्रक्चर्स अगर आपने मास्टर कर लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जरा देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मान लिया पहले इसको x% मिला है शुरुआत में जीतने वाले को, अब कह रहा है कि जब उसको कह रहा है 12.5% वोट कम मिलेंगे ना, 12.5% वोट कम मिलेंगे तो टाई हो जाएगा। तो क्या मैं इस चीज को समझ सकता हूं कि इस वैल्यू को अगर मैं 12.5% से कम कर दूं जो शुरू में इसको मिले थे, तो ये वैल्यू 35% हो जाएगी। तभी तो टाई होगा जब 35-35 होगा 70 में से। तो आप कहोगे ये वैल्यू है, मतलब किस वैल्यू को -1/8 करने से 35 मिलेगा। आपको पता है ए बी रूल क्या कहता है कि ये अगर इस दिशा में -1/8 है तो ये +1/7 होता है। तो 35/7 5 होगा, तो ये वैल्यू मुझे 40 मिल जाएगी। ये अगर 40 मिल जाएगी तो शुरू में ये 30 रहा होगा, इनके बीच का जो अंतर है वो 10% के बराबर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए ने इलेक्शन को 400 वोटों से जीता था,
तो 10% अगर 400 है तो 100% कितना है, 4000 के बराबर है। क्या सभी को क्लियर हुआ? क्या सभी को क्लियर हुआ? राइट। एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का यह है, मैं दूसरा तरीका दिखाता हूं, उसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपसे बात मेरी यह है कि 200 ओटों का अंतर था शुरू में। ये बताओ, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। अगर यहां पर 200 ओटों का अंतर है तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, जरा वो आपको बताना है। सॉरी, 400 ओटों का अंतर है अगर यहां पर, सो अगर इनको बराबर ओट दिलाने हैं तो क्या आप कहोगे ए को 200 ओट आगे लाना पड़ेगा? देखो, अगर यहां पर 200 ओट ए को आप कम दो, 200 ओट आप ए को कम दो, तो बी के ओट अपने आप 200 बढ़ जाएंगे। मुझे कुछ ऐसे लिखना चाहिए, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ए जीता था तो मैंने ए को यहां लिखा, बी को यहां लिखा। अब मैं कह रहा हूं इनके बीच में ओटों का अंतर मान लिया 400 है, मुझे टाई कराना है, तो मैं कहूंगा ए के ओट मैं कम करूंगा। जब ए के ओट कम करूंगा तो बी के ओट अपने आप बढ़ेंगे। तो जो मिडिल पोजीशन है कि मैं ए को 200 इधर लेके जाऊंगा तो बी 200 इधर आ जाएगा। तो यानी ए को अगर मैं 200 कम कर दूं, अगर मैं ए को 200 कम कर दूं तो ये टाई हो जाएगा। अब आप कहोगे 200 कम करने का मतलब क्या है? आप कहोगे कम कितना हुआ है, 12.5% ऑफ ए, ये वैल्यू 200 के बराबर है। आप यहां से निकालोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1600। आई या नहीं आई? जल्दी बताओ, ए की वैल्यू 1600 आई या नहीं आई अभी? तो ए की वैल्यू 1600 आ रही है, सभी को क्लियर है? वट एवर आई एम राइटिंग इज क्लियर और नॉट, या गड़बड़ है कुछ? देखो, मैंने क्या बोला कि ये कह रहा है कि ए को अगर 12.5% ओट कम मिले होते, 12.5% का मतलब 1/8 ओट कम मिला होता, तो ये वैल्यू 200 के बराबर करोगे आप तो ए की वैल्यू 1600 आ जाएगी। ए की वैल्यू अगर 16 है तो बी की वैल्यू कितनी है, 1200 है। यानी 16-12 कितना हो गया, 2800 हो गया। पर टोटल ओट्स 2800 नहीं है, ये 2800 70% ही है। तो अगर 70% मेरा 2800 है सर, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 4000 के बराबर हो गई कि नहीं, 100%। तो वहां से भी निकल आएगा, जो अच्छा लगे कर लो। पर मेरे को ए बी रूल बहुत पसंद आता है, बिकॉज इट्स मोर ऑब्वियस एंड मोर इजी। एनीवे, जो पसंद आए कर लो आप, ठीक है। इस सवाल देखो, 3 कैंडिडेट आ गए, दो कैंडिडेट से बोर हो गए तो चलो 3 कैंडिडेट आ गए। कह रहा है इलेक्शन में 3 कैंडिडेट हैं और उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और जो लास्ट स्टैंडिंग कैंडिडेट है उसको 30% मिला। लास्ट स्टैंडिंग का मतलब क्या है, इलेक्शन में जो सबसे लास्ट आया उसको 30% वोट मिले हैं। यानी देखो, एक की फर्स्ट रैंक आई होगी, एक की सेकंड रैंक आई होगी, एक की थर्ड रैंक आई होगी। इलेक्शन में 3 ही लोग हैं, इसको कह रहा है कि 30% वोट मिला है। क्या कोई वोट इनवैलिड है? ऐसी कोई बात नहीं की गई, आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि बताना है कि मिनिमम जो एब्सोल्यूट मार्जिन है वोट का, वो क्या हो सकता है विनिंग कैंडिडेट का, लेड बाय नियरेस्ट राइवल इफ ईच कैंडिडेट गॉट एन इंटीग्रल परसेंटेज ऑफ वोट। डरना मत, मैं बताता हूं। ये क्या कह रहे हैं कि देखो, अब जो ये 30% है, बाकी कोई इनवैलिड वोट की कहानी नहीं है। फर्स्ट वाले को तुम मान लो कि x% वोट आपने मिला, सेकंड वाले को y% वोट मिला, तो आपको ये तो क्लियर है कि x% प्लस y% की वैल्यू क्या होगी? क्या ये वैल्यू 70% होगी? यस, क्योंकि भैया 30 तो आपने इसको ही दे दिया है कि नहीं है। तो x प्लस y आपको 70% मिलेगा। ये क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड में जो जीत का अंतर है, वो पहली बात तो इंटीजर होगा, वो क्लियर भी है। मतलब जीत का अंतर तो इंटीजर ही होता है ना, ऐसा थोड़ा ना कि कोई आधे वोट से जीत गया, ऐसा नहीं होता है, पूरे वोट से ही जीतता है। तो ये कह रहे हैं कि आपको 2 कंडीशन इन्होंने दी है कि इनके बीच में मिनिमम अंतर कितना हो सकता है, कितने वोट का हो सकता है। अगर ये दिया है कि ये जो परसेंटेज ऑफ वोट्स हैं, ये आपके इंटीग्रल परसेंटेज ऑफ वोट्स ही होंगे। इंटीग्रल परसेंटेज ऑफ वोट का मतलब क्या है कि आप 36.5% किसी को नहीं दे सकते हो। अब देखो, मैं क्या करने जा रहा हूं, आपको बहुत ध्यान से समझना। मैं क्या करने जा रहा हूं, आप कहोगे कि कुछ ऐसा करने की कोशिश करो कि इन दोनों को इंटीजर रखो। अगर मैं कहूं इस x को मैं बनाने जा रहा हूं लेट्स से, क्योंकि पता है मुझे 70 रखना है, तो 35-35 कर नहीं सकता। 35-35 करूंगा तो दोनों विनर हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा इसको, तो मैं कहूंगा तुम 36% हो जाओ और तुम 34% हो जाओ। मैंने इनको बहुत पास में रखा है। अब इनके बीच में गैप कितना है, 2% का है। मुझे इस 2% को मिनिमम रखना है। आप बताओ, किन्हीं भी 2 लोगों के बीच में जीत का अंतर कितना हो सकता है मिनिमम? आप कहोगे 1 हो सकता है कि नहीं? जीत का अंतर 1 हो सकता है, लेकिन यहां पर हमें देखना है कि सबके वोट इंटीग्रल नंबर होने चाहिए। अब आप कहोगे अगर आपने 2% को 1 मान लिया, यानी जीत का अंतर आपने कह दिया कि 1 है। अब आप देखो, किसी का वोट कहीं ऐसा तो नहीं है कि डेसिमल में है। देखो, सब इवन परसेंटेज हैं। अगर सारे इवन परसेंटेज हैं तो कोई तकलीफ नहीं है।
क्योंकि 30% निकालना है तो 15 से गुणा करना है, ये 15 हो जाएगा। 34 निकालना है 17 से गुणा करना है, ये 17 हो जाएगा। 36 निकालना है 18 से गुणा करना है, ये 18 हो जाएगा। यानी मिनिमम जो अंतर है इनका, ये 1 ओट का हो सकता है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? राइट। कई लोग सोच रहे होंगे कि 1% डेसिमल में चला जाएगा तो आंसर बोलेंगे कि कम से कम अंतर 2 का होना चाहिए, 2% 2 के बराबर होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? ये बहुत अच्छा सवाल है सर, समझ लो। मिनिमम मैक्सिमम जहां तक आपका दिमाग काम नहीं करता है। मैंने क्या बोला? मैंने आपको यह बोला कि भाई मेरी डिजायरेबल मिनिमम क्या है? 1। अगर 1 काम नहीं करेगा तो फिर हम 2 के बारे में सोचेंगे ना। तो मैंने यही बोला आपको कि भैया ये तो 30 फिक्स कर दिया आपने, ये दोनों मैंने लिए 36 और 34। अगर मैंने इन दोनों को लिया 36 और 34 लेट से, तो 36 और 34 के केस में अब आपको यही सोचना है कि मिनिमम वैल्यू मुझे कितनी लेनी पड़ेगी ओट्स की। तो आपने कहा इनका गैप है 2% का, 2% को मैं 1 के बराबर रख के ये देख रहा हूं कि कहीं मेरा कोई भी ओट नॉन इंटीग्रल तो नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है अगर, तो आंसर मेरा क्या हो गया? 1। 100% करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देख लेना। चलो ये देखो, ये सवाल कह रहा है कि एक सेल्समैन है, तो इन अलाउड नहीं होना चाहिए, होना चाहिए इज अलाउड। तो सेल्समैन को 6% कमीशन मिलता है टोटल सेल्स जो वो करता है उस पे, और कह रहा है 2% का बोनस भी मिलता है अगर सेल जो है 20,000 के ऊपर की होती है तो बताना क्या है कि टोटल जो अर्निंग है सेल्समैन की, अगर वो 7200 रुपए है तो टोटल सेल कितनी है? इसको देखो, इस केस को बहुत अच्छे से समझ लेना। ये भैया हिट एंड ट्रायल नहीं है। कोई कह रहा है कि ये हिट एंड ट्रायल है, हिट एंड ट्रायल थोड़े ना है, ये हिट एंड ट्रायल है। यार देखो मेरी बात सुनो, इसमें अगर ये ना भी लिखा होता ना तो भी आंसर आ जाता। मैंने बोला कि जब मिनिमम का केस है सर, मिनिमम के केस में आप मिनिमम से ही स्टार्ट करोगे ना। मिनिमम आप कितने वोट से जीत सकते हो? 0.5। इस प्लैनेट पे तो 0.5 वोट से नहीं जीतता आदमी, 1 वोट से कम जीतता है। सो आई एम स्टार्टिंग विद दैट 1। इट्स नॉट कि ये ऑप्शन दिया है इसलिए 1, हटा दो इसको, फर्क ही नहीं पड़ता। सोचो जरा, मिनिमम वोट आप 1 ही ट्राई करोगे ना भाई। 1 जब मैंने ट्राई किया तो मैंने देखा सारी वैल्यूज एक्चुअली में इंटीजर हैं, तो 1 इज द राइट आंसर। अगर 1 काम नहीं करता तो हम 2 पे जाते, फिर हम 3 पे जाते। दैट इज द नेचुरल प्रोसेस। सो इट्स नॉट हिट एंड ट्रायल, डोंट से दिस। ओके, चलो इस सवाल पे आ जाओ। यहां पर आपसे कह रहा है कि भैया जो टोटल सेल है, इसमें देखो ये आपकी मान लिया मैंने कि टोटल सेल है, तो इसमें कहानी क्या कह रहा है? कह रहा है 20,000 तक की जो सेल होंगी, ये 20,000 है और ये बाकी है, बाकी सेल है, लेट से मैंने कहा X है। इस 20,000 की सेल पे आपको कितना मिल रहा है? 6% मिल रहा है। यहां 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है बाकी पे, तो ये 8% यहां पर दे रहा है। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में, जो टोटल इसकी जो भी इनकम होगी वो क्या होगी? 6% ऑफ 20,000, तो ये तो फिक्स है। 6% अगर आप इसका निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1200, तो ये 1200 तो इसको मिलना ही मिलना है। उसके ऊपर की जो इनकम है, मान लिया X है, तो उस पे इसको कितना मिल रहा है? 8%, तो उसको आप लिखो 8% ऑफ X। ये वैल्यू किसके बराबर है? 7200 के बराबर है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 8% ऑफ X इज इक्वल टू 6000। तो यहां से X की वैल्यू कितनी आ गई सर? आपने कहा X की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 8 7 56 आ जाएगा, 75,000 आया। ओके, पर क्या आंसर 75,000 है? ना है ऑप्शन 75,000, तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। देखो ध्यान से, ये एडिशनल सेल की वैल्यू आई ना 75,000 की, यहां पर ये X कितना है? 75,000। टोटल सेल कितनी होगी? ये 20,000 भी तो जोड़ोगे ना भाई, तो 75 प्लस 20 विल बी 95,000। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? तो देखो ये सवाल जब भी आएगा सेम फॉर्मेट में कि टोटल कमीशन दिया हुआ है, आपको सबसे पहले काम यही करना है कि ये फ्लो विजुलाइज करना है कि 20,000 पे 6%, बाकी X पे 8%। 6% 20,000 का कितना हुआ? 1200, टोटल 7200 है। 7200 में 1200 माइनस किया, कितना बचा? 6,000। वो कहां से आ रहा है? यहां से। तो 8% ऑफ X अगर मेरा 7200 है तो मुझे साफ साफ मैं निकाल सकता हूं, सॉरी 6,000 है, तो मुझे साफ साफ वो वैल्यू मिल जाएगी कि X की वैल्यू 75,000 है। 75 और 20 कितना हो गया? 95 हो गया। ध्यान रखना, जोड़ना मत भूलना, ये 20,000 जोड़ना है। तो यहां पर एक्चुअली आपको वेरिएबल का कोई रोल है नहीं, आप सीधा कैलकुलेट कर रहे हो अगर आप इस तरह से करते हो तो। ये अगला सवाल देखो। देखो ये सवाल आपसे कह रहा है कि एक कंपनी है, वो 14% कमीशन देती है अपने सेल्समैन को, और टोटल सेल पे कितना कमीशन? 14%। और कह रहा है कि 11% का बोनस भी देती है अगर 25,000 के ऊपर की सेल होती है तो। और कह रहा है कि अगर सेल्समैन ने 51,500 रुपए डिपॉजिट किया है
अपना अर्निंग काटने के बाद, अपना अर्निंग इसने काट लिया और 51,500 रुपए डिपॉजिट किया, तो बताना है कि टोटल सेल्स कितनी है। देखो ये सवाल कैसा है, ये सवाल भी ऐसे ही लगेगा, आपको बस समझना है कि यहां जो 25,000 तक की सेल्स होगी और उसके बाद उसके ऊपर की सेल्स, 25,000 की सेल पे कितना मिल रहा है भैया 14%, बाकी पे कितना मिल रहा है 11% प्लस 14% यानी 25%। क्लियर है नॉट? अब देखो यहां पर वैल्यू क्या कह रहा है कि आपकी जो भी टोटल सेल्स है, अगर आप यहां पर आप देखोगे तो टोटल सेल्स कितनी है आपकी, x प्लस 25,000 है, यही है ना। तो ये कह रहा है कि ये जो टोटल सेल है लेफ्ट हैंड साइड में कैसे लिख सकते हो, 51,500 रुपए इसने कंपनी को दिया और अपना कमीशन काट लिया है। इसका खुद का कमीशन कितना है 25,000 का 14%, तो इसका 14% आप निकालोगे तो आप कहोगे ये बनेगा 14 इंटू 250, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई 14 दूना 2800, 14 पंचे 70, 700 यानी कितना हो गया, ये हो गया आपका 3500। तो यहां 3500 लिखो, इस रेंज से 3500 आ गया, प्लस ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई x/4, हुई कि नहीं हुई। ये आपकी इक्वेशन है। ये वैल्यू क्या लिखी मैंने, देखो 51,500 रुपए उसने कंपनी को दिया अपना कमीशन काट के, तो मैं कमीशन जोड़ रहा हूं, कमीशन 14% 25,000 पे कितना हुआ 3500, प्लस ये 25% x वैल्यू पर जो कि हो गया आपका x/4, और ये आपकी टोटल सेल हो गई x प्लस 25,000। मुझे पहले तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये वैल्यू आप सम करो कितना हो गया आपका 51 और 3 कितना हुआ आपका 54, तो ये आपकी वैल्यू हो गई 55,000, हुई कि नहीं हुई, यस। सो 55,000 माइनस 25,000, ये वैल्यू आपकी हो गई 3x/4, ये वैल्यू किसके बराबर हुई आपकी 30,000, ये वैल्यू हो गई आपकी 3x/4, क्या आपकी x की वैल्यू 40,000 आ गई, यस। सो आंसर क्या हो गया 40 प्लस 25 65,000, यस, जो कि आंसर कहां लिखा हुआ है डी ऑप्शन। ओके सही है, क्लियर और नॉट? समझ में आया मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है, यही फ्लो बनाओ, समझ में आ जाएगा आपको। 14% मिल रहा है 25,000 तक, उसके ऊपर अगर x की सेल है तो उस पर 14 और 11 25 मिल रहा है। मैंने क्या लिखा, टोटल जो सेल है वो कितनी है x प्लस 25,000 की है, ठीक है, राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या लिख रहा हूं, इतना उसने कंपनी को पे किया अपना कमीशन काट के, तो दिस प्लस कमीशन, कमीशन कैसे निकला 14% 25,000 का कितना हुआ 3500, प्लस x पे 25% x/4, x की वैल्यू मैंने निकाल ली तो आ गई 40,000, x प्लस 25,000 मेरी टोटल सेल्स है, तो वैल्यू कितनी हो गई आपकी 65,000 रुपए, ठीक है। कुछ है नहीं, बस आपको क्वेश्चन को सही से समझना है, बेसिस को सही से अंडरस्टैंड करना है, कहां क्या हो रहा है ये समझना है। सवाल सही से समझ में आएगा तो आंसर भी आएगा। ये सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सेल्समैन है, उसको 10% कमीशन मिलता है टोटल सेल्स पे और बोनस मिलता है 6 सही 2/3% का, अगर वो 10,000 के ऊपर की सेल करता है तो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहां पर भी कहानी क्या है आपको समझना क्या है कि यहां पर जो 10,000 तक की सेल है उस पे इसको 10% कमीशन मिलता है, यानी अगर मैं कहूं तो मुझे 1,000 कमीशन ऐसे ही मिल जाएगा। बाकी की जो सेल है अगर x रुपए की है तो उस पे 6 2/3% का कमीशन एक्स्ट्रा है, यानी टोटल 16 2/3% मिलता है। क्या 16 2/3 को 1/6 बोलते हैं, यस। अब देखो ध्यान से, 1,000 तो यहां से मिल गया और कह रहा है कि जो टोटल कमीशन है वो मिला है 2875 का। इसका मतलब इस रेंज से जो इसको कमीशन मिला है जो कि x/6 होगा वो किसके बराबर होगा 2875 माइनस 1000 यानी 1875। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं x की वैल्यू निकालने के लिए तो वैल्यू कितनी होगी 18 छक्का कितना हुआ 108 00 75 इंटू 6 कितना होता है आपका 3 450 होता है कि नहीं होता है। ये वैल्यू 450 आ गई। तो ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ गई 11250। आई या नहीं आई, आई कि नहीं आई। x की वैल्यू आपकी 11250 आ गई। 11250 में 10,000 रुपए जोड़ दो तो ये कितना हो गया आपका 21,250, जो कि आंसर कहां है सी। क्लियर है, नथिंग कॉम्प्लेक्स। मैं अगेन उसी तरह से चल रहा हूं, आपको बस अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10% 10,000 पे 1,000 तो वहीं से आ गया। टोटल अगर 2875 है तो मतलब सेकंड रीजन से कितना आ रहा है 1875। सेकंड रीजन पे कितना है 16 सही 2/3% यानी 1/6। तो x/6 कितना हो गया 1875 के बराबर हो गया। x की वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई कर ली, 75 इंटू 6 कितना होता है 450। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, क्लियर 11250। 11250 प्लस 10,000 मिलकर कितना हो गया आपका आंसर, आपकी वैल्यू हो गई सिंपली 21,250। ओके भैया देखिए 6 2/3% का एक्स्ट्रा बोनस है यहां पर, राइट, ये लिखा हुआ एक्स्ट्रा बोनस 10% तो पहले है ही है, 6 2/3 और है यानी 16 2/3 हो गया ये इस रेंज में। क्लियर है कि नहीं। चलो ये सवाल देखो, देखो ये सवाल कह रहा है आपसे कि एक सेल्समैन है, उसको अपॉइंट किया गया है, उसकी बेसिक सैलरी कितनी है 1,200 रुपए महीना
और कंडीशन यह है कि उसको एवरी सेल ऑफ ₹10,000 above ₹10,000 he will get 50% of the basic salary and 10% of the sales as reward. This incentive scheme does not operate for first 10,000. It operates above 10,000. बताना है what should be the total value of sales if you want to earn ₹7,600 in a particular month. ये अच्छा सवाल है, पर इसको ध्यान से मैं समझा देता हूं। पहले ये स्कीम क्या है भैया। स्कीम देखो ये कह रही है कि अगर आपने सेल्स करी है लेट्स से 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, तो इसमें ये दिया हुआ कि इसकी बेसिक सैलरी ही 1,200 रुपए है, तो ये 1,200 तो उसको मिलना ही मिलना है। ये आपकी बेसिक सैलरी। अब एक इनका रिवार्ड प्रोग्राम भी है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो रिवार्ड प्रोग्राम क्या है। मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूं ताकि आप समझ जाओ। लेट्स से आपने 20,000 की सेल करी, तो इनका रिवार्ड प्रोग्राम कह रहा है कि 10,000 रुपए पे तो आपको ये 1,200 मिलना ही मिलना है, इसकी तो टेंशन ही मत लो। अब क्या कह रहा है कि अगला जो 10,000 होगा, तो बेसिक सैलरी तो 1,200 ऑलरेडी मिल चुकी है इनको, वो तो पहले 10,000 पे मिलेगा। इन्होंने मान लिया टोटल सेल कर दी 20,000 की, तो 20,000 में इस 10,000 का 1,200 तो मिलना ही है, वो तो इनकी फिक्स सैलरी है। ये जो 10,000 का एक्स्ट्रा सेल किया है, इस पे 50% बेसिक का और मिल जाएगा, यानी 600 प्लस, देखना ध्यान से, प्लस आपसे ये कह रहा है कि यहां पर आपको 10% जो सेल्स है उसका रिवार्ड मिलेगा। तो इस सेल्स का जो एक्स्ट्रा सेल्स है आपका 10,000, इसका 10% कितना हुआ, 1,000 रुपए का और रिवार्ड मिला, यानी टोटल जो इनको यहां पर मिल रहा है इंसेंटिव अगले 10,000 पे वो कितना है, 1,600 रुपए। यही कहानी होगी अगर मान लिया इन्होंने 30,000 की सेल करी, तो अगले 10,000 पे क्या होगा, 600 रुपए, 50% बेसिक सैलरी का, और ये 1,000 रुपए और इस 10,000 का 10%, यानी 1,600 और मिल जाएगा। क्वेश्चन यही कह रहा है कि अगर इनको 7,600 रुपए कमाने हैं एज ए कमीशन, तो बताना यही है कि टोटल सेल कितने की होगी। आप कहोगे देखो 1,200 तो बेसिक सबसे पहले घटा दो उस 7,600 में, ये तो इनको मिलना ही मिलना है, ये सेल डिपेंडेंट है ही नहीं है। तो इसमें अगर मैंने 1,200 घटा लिया तो ये वैल्यू हो गई 6,400। अब ये 6,400 रुपए कहां से आएगा, एक्स्ट्रा सेल करने की वजह से आएगा। अब बताओ ये 6,400 रुपए इनको कमाने के लिए कितना सेल एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आप कहोगे 10 10 10 10, 1,600 बार बार मिल रहा है ना, 4 बार जब ये सेल करेंगे 40,000 की, और तब इनको 16 × 4 6,400 और मिल जाएगा। तो 10,000 तो वो हो गया, प्लस इनको 40,000 का एक्स्ट्रा सेल करना पड़ेगा, यानी टोटल इनको 50,000 का सेल करना पड़ेगा, तब जाके इनको जो कमाना है वो इनको मिल पाएगा। यानी इसका आंसर कितना हुआ, सी। सवाल आसान है, बस इसकी क्लैरिटी आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहां पर जो इंसेंटिव स्कीम है वो क्या है। इंसेंटिव स्कीम ये है कि भैया आप कुछ भी बेचो फर्क नहीं पड़ता है, 1,200 तो तुम्हारी सैलरी है, तुम्हें मिलेगा ही। फिर अगर उसका टारगेट है कि 10,000 तक लाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, 1,200 ही मिलेगा तुम्हें। लेकिन अगर तुम सेल्स ऊपर की लाते हो तो हर 10,000 पे आपको 1,600 रुपए एक्स्ट्रा और मिल रहे हैं, 1,600 रुपए और मिल रहे हैं, 1,600 रुपए और मिल रहे हैं। इसलिए 4 राउंड इनको ऐसे भी चलना पड़ेगा। तो यानी 40,000 और 10,000 50,000 आपका आंसर होगा। 50,000 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। ये सवाल देखो, ये सवाल कह रहा है कि एक इम्तिहान में 600 स्टूडेंट अपियर हुए, जिसमें 35% फेल हो गए फिजिक्स में, 45% फेल हो गए केमिस्ट्री में, 20% आपके फेल हो गए दोनों सब्जेक्ट में। तो बताना है दोनों में कितने पास हुए। तो बहुत ही आसान है ये चीज, पहले भी आपको मैं बता चुका हूं कि यहां देखिए 35 फेल हुआ, राइट, यहां आपका 45 फेल हुआ और 20 दोनों में फेल हुआ। तो देखो 35 और 45 कितना होता है आपका 80, 80 - 20 कितना हुआ 60, यानी 60% कम से कम एक विषय में फेल हुए हैं। तो बाकी के 40% कौन से होंगे जो यहां पर नहीं है, वो लोग जो दोनों में पास हुए हैं। 40% अगर आप 600 का निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240, यानी आंसर कितना हो गया आपका, सी। क्लियर, सिंपल है। फिर से देखना, 600 स्टूडेंट टोटल हैं, 35% फिजिक्स में फेल हो गए, 45% केमिस्ट्री में फेल हो गए, 20 दोनों में फेल हो गए। तो इसका जो टोटल निकलेगा वेन डायग्राम का, वो लोग निकलेंगे जो कम से कम एक विषय में फेल हुए हैं। बाकी जो लोग यहां नहीं है वो कौन से लोग हैं, जो दोनों विषय में पास हुए हैं। तो इसका टोटल निकला वही 35 45 80 - 20 60, 60% कम से कम एक में फेल हुए, बाकी 40 दोनों में पास हुए। तो 40% 600 का निकालोगे 240 आएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा, सी। ठीक है, सिंपल है, क्लैरिटी अगर है तो आसानी से हो जाएगा। अगला सवाल देखो, ये सवाल कह रहा है कि एक इम्तिहान में 50% लोग इंग्लिश में फेल हो गए, 40% फेल हो गए हिंदी में, और 15% दोनों में फेल हो गए। आप बताओ इस इंफॉर्मेशन से क्या निकाल सकते हो आप। इस इंफॉर्मेशन से मैं निकाल सकता हूं कि कम से कम एक विषय में फेल होने वाले कितने लोग हैं। ठीक है, आगे पूछा क्या है कि कितने % हैं जो दोनों में पास हुए हैं। तो जो इस वेन डायग्राम में नहीं है वो दोनों में पास हुए हैं। आप जरा निकालो, आप 50 40 90, 90 - 15 कितना हुआ, 75, बाकी के 25 कौन से होंगे जो दोनों में पास हुए होंगे। आंसर कितना हो गया, बी।
फिर से बना देता हूँ यहाँ ताकि आपको तकलीफ ना हो। ये 50 है, ये 40 है, ये 15 है, तो इसका अगर टोटल निकालोगे तो आ जाएगा 75% वो लोग हैं जो दोनों कम से कम एक विषय में फेल हुए हैं। जो 25% यहाँ नहीं है वो फिर दोनों में पास हुए होंगे तभी यहाँ नहीं है। वो इंग्लिश में भी पास होंगे, वो हिंदी में भी पास होंगे, तभी यहाँ नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया आपका? बी ऑप्शन हो गया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे कि एक इम्तिहान में 80% स्टूडेंट फिजिक्स में पास हो गए, 70% स्टूडेंट पास हो गए केमिस्ट्री में, 15% स्टूडेंट क्या हुए? दोनों में फेल हो गए। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान है। आपको बस समझना है भाषा का, जो सवाल का भाषा है वो उसमें गलत ना हो जाओ। ये 80 है, 70 है, 80 इसमें फेल हुआ है, 70 इसमें फेल हुआ है, और कह रहे 15 जो है वो दोनों में क्या हुआ है? फेल हुए हैं। यही तो हुआ है? नहीं, ये पास वाला है भी, ये ध्यान रखना, ये पास वाले हैं। तो यहां 80 पास हुआ, यहां 70 पास हुआ, कह रहे 15 दोनों में फेल हुए हैं। जो दोनों में फेल हुए हैं क्या इस वेन डायग्राम में होंगे? नहीं। यहां तो कम से कम एक में पास होने वाला या दोनों में पास होने वाला है। जो दोनों में फेल हुआ है ना भैया, वो नहीं है। यहां पर दिया हुआ ना 15% दोनों में फेल हो गए, तो दोनों में फेल होने वालों के अलावा सारे यहां हैं। तो 15% अगर दोनों में फेल हुए हैं, इसका मतलब 85% लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक विषय में पास हुए हैं, तो वो यहां होंगे। यानी इसका टोटल मुझे कितना मिलना चाहिए? 85। तो आप कहोगे इसका टोटल कितना है? 80 और 70 कितना आ रहा है? 150। लेकिन मुझे चाहिए 85। 85 से 150 कितना ज्यादा है? आप कहोगे 65 ज्यादा है। तो यानी भैया ये 65 वो लोग हैं जो दोनों में पास हुए हैं, कॉमन होगा तभी टोटल मेरा बनेगा 85। तो आपने कहा 65 अगर दोनों में, तो पूछा क्या है कि 325 लोग दोनों में पास हुए हैं। तो आप कहोगे 65% मेरा 325 के बराबर है। अगर 65% मेरा 325 के बराबर है तो 1% 5 के बराबर हो गया, 100% आपका 500 के बराबर हो गया। ये सवाल बिल्कुल आसान है, बट आपके बेसिक को ही मैं बिल्ड कर रहा हूं ताकि आप छोटे छोटे क्वेश्चंस में अपने रिएक्शंस पहले बेहतर कर लो, फिर बड़े क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, ये सवाल देखो। ये सवाल देखिए आपसे क्या कह रहा है। ये सवाल आपसे कह रहा है कि एक इम्तिहान में 70% स्टूडेंट जो है मैथ में पास हो गए, 65% स्टूडेंट आपके इंग्लिश में पास हो गए, और कह रहा है एवरी स्टूडेंट, सॉरी चलो ये कहीं यहां से प्रेस करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब पढ़ो। तो कह रहा है 70% मैथ में पास हुए, 65% पास हो गए इंग्लिश में, और एवरी स्टूडेंट पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। देखो जब ये शब्द यूज करता है ना कि हर स्टूडेंट कम से कम एक विषय में पास हुआ है, इसका मतलब यह है कि 100% बच्चे पास वाले वेन डायग्राम में आ जाएंगे, राइट। अगर वो आपसे ये बोल देता है कि हर एक बच्चा किसी न किसी एक विषय में पास हुआ है, तो यानी सारे बच्चे इस वेन डायग्राम में होंगे। देन ओनली पास का वेन डायग्राम मतलब क्या? ऐसे कोई नहीं बचेगा, सब जब एक विषय में कम से कम पास हुए तो सारे यहां हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग देता है ये लाइन कि एवरी स्टूडेंट पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कि हर प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुआ है, तो वो सारे यहां पर हैं। अब आपसे कह रहा है कि ये 60 है, 70 है, ये 65 है, इसका टोटल कितना आ रहा है? 135। इसका मतलब ये 100 से ये टोटल 100 आना चाहिए, 135 आ रहा है, तो 35 यहां बीच में होंगे। अब 35% आपके दोनों विषय में पास हुए, इसका मतलब डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्लियर? डी ऑप्शन हो गया। हिंदी में डिजिट चेंज है तो कोई नहीं, ये 70 कर लो आप ताकि आपको तकलीफ ना हो, 70 कर लो इसको, और वहां 55 है, कोई नहीं, इससे लगा लो, इससे भी लगा लो। 60 और 55 कितना होगा आपका? 60 और 55 कितना होगा आपका? वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, उससे डेटा डिफरेंट आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा, है ना। अगर ये डेटा होता तो 115% बनेगा, 115% बनेगा तो 15% आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वॉट एवर इज राइट अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व, क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। सो ठीक है, थैंक यू। तो आज की क्लास हो गई। आज हमने लगभग 22-23 सवाल किए, तो ठीक ठाक स्पीड थी मुझे लग रहा है। ऐसी स्पीड में क्वेश्चन करेंगे अगर आप लोग साथ दोगे तो। और कल भी आपकी क्लास है, कल और सवाल करेंगे। तो थोड़ा सा ये आइडिया है कि परसेंटेज को इस वीक में तो ख़त्म कर ही दूंगा, काफ़ी दिन हो गया, और फिर हम परसेंटेज के बाद अब CISI और प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, और थोड़ा सा आपकी क्लासेस को भी बढ़ाएंगे इस तरह से कि काफ़ी टॉपिक आपके प्रीलिम्स के पहले कवर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू सो मच।